हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। स्टूडेंट, आज हम राज व्यवस्था के अंतर्गत संवैधानिक इतिहास को देखेंगे। इसे हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, इसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री में। इससे पहले कि हम संवैधानिक ढांचा के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें, हम इसके इतिहास को जान लेते हैं, जिससे हमें चीज़ें समझने में आसानी होगी। स्टूडेंट, भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार दिए थे। कंपनी, जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे, उन्होंने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, जब बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी में अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके तहत भारत में उसकी क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। अब हम संवैधानिक ढांचा के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख लेते हैं, जिसे हम दो भागों में देखेंगे। भाग पहला जो है कंपनी का शासन, जो 1773 से 1858 तक रहा। नेक्स्ट भाग जो है वह है ताज का शासन, जो 1858 से 1947 तक रहा। आज हम कंपनी के शासन के अंतर्गत देखेंगे। कंपनी के शासन के अंतर्गत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रण करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसी के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई थी। इस अधिनियम की जो विशेषता है, चलिए देख लेते हैं। इस अधिनियम की विशेषता है, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। इससे पहले जो सभी गवर्नर थे वह अलग अलग थे, किसी के अधीन नहीं थे। इसके तहत कलकत्ता में 1974 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि ताकि कंपनी जो है वह उसने क्या किया था, एक बार संसद से लोन के लिए अपील की थी। जो ब्रिटिश संसद थी उसे लोन के लिए अपील की थी, जिसके कारण यह एक्ट किया गया, या रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यह व्यवस्था की गई कि वह निजी व्यापार शुरू न करें। निजी व्यापार के कारण उन्हें ज़्यादा धन की आवश्यकता थी, इसीलिए निजी व्यापार पर रोक प्रतिबंध लगा दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ही ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी का नियंत्रण सशक्त हो गया, जिससे नागरिकों और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसे हम याद कर लीजिएगा। 1781 में जो पारित किया गया, जिसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। अधिनियम की विशेषताएं क्या थी? इस कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। इसमें कंपनी को केवल वाणिज्यिक अधीक्षण को अनुमति दी गई, क्योंकि देखिए इससे पहले क्या होता था कि जो कंपनी थी वह राजनीतिक अधिकार और वाणिज्यिक अधिकार दोनों अपने पास ही रखती थी। बट जब यह एक्ट बनाया गया तो राजनीतिक और वाणिज्यिक को अलग कर दिया गया। राजनीतिक में जो था कंपनी को प्रतिबंध कर दिया कि वह राजनीतिक अधिकार नहीं है, उसके पास सिर्फ वाणिज्यिक अधिकार है। और जो राजनीतिक मामले का प्रबंधन था वह नियंत्रण बोर्ड के पास दे दिया गया। जो एक नियंत्रण बोर्ड, कंट्रोल ऑफ बोर्ड की स्थापना की गई, जो राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करती थी।
इस प्रकार देखा जाता है कि द्वैत शासन व्यवस्था का शुभारंभ होता है। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति दी गई कि वह ब्रिटिश नियंत्रित जो भी क्षेत्र हैं सभी नागरिक, सैन्य, सरकार, राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण व नियंत्रण करे। यह अधिनियम 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। जो पिट्स इंडिया एक्ट का नियम था वो 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला तो भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, और दूसरा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। 1833 के पहले हम 1813 का चार्टर एक्ट देख लेते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का जो एकाधिकार था वह समाप्त कर केवल चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर सब पे समाप्त कर दिया गया। लेकिन चीन के साथ व्यापार करना और चाय का व्यापार, इससे छूट दी गई। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दे दी गई। भारत के ब्रिटिश क्षेत्र में विज्ञान और साहित्य के विकास के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए कंपनी खर्च करेगी, इसका नियम किया गया। हम 1833 का चार्टर नियम देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत की जो केंद्रीकरण की दिशा में ब्रिटिश भारत ने केंद्रीकरण की दिशा में यह नियम निर्णायक कदम था। 1833 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम की जो विशेषताएं थी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। इस अधिनियम द्वारा पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया गया जिसका ब्रिटिश नियंत्रण वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। विलियम बेटिक जो थे, लॉर्ड विलियम बेटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसमें मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका जो संबंधित शक्तियाँ थी उससे वंचित कर दिया गया। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल का पूरा ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार दे दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए कानून को हम नियामक कानून का, इसमें जो इसके अंतर्गत जो कानून बनाए गए थे, जो पहले बनाए गए थे उसे नियामक कानून कहा गया, और जो नए कानून के तहत कानून बनाए गए उसे एक्ट या अधिनियम कहा गया। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। शुरू नहीं हुई थी, शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद पर कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। फिर 1853 का जो चार्टर एक्ट अधिनियम आया, उसके तहत 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश भारत संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। अधिनियम की जो विशेषता थी 1853 की, पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। परिषद में जो 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी ब्रिटिश संसद की तरह ही कार्य किया। इसमें सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ शुरू हो गया। विशिष्ट सिविल सेवा भारतीयों के लिए भी खोल दिए गए, और 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति हुई। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ। गवर्नर जनरल की परिषद के 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया गया। नेक्स्ट इतना फ्रेंड्स, जो कंपनी के अधीन जो शासन था, जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 से 1858 तक का, इसे हमने देख लिया। अब नेक्स्ट जो इसका सेक्शन है वो है ताज का शासन, जो 1858 से 1947 तक है, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, अगर इसमें कोई सुझाव आपको देना हो तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं उसे